Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti. Welcome to the fifth episode of Love Stories of the Soul. अगर आपको इसके प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वो देख सकते हैं. So why this series? क्योंकि being a therapist and healer, आई हैव नोटिस कि जो सबसे ज़्यादा ट्रॉमा लोगों को होता है वो रोमांटिक इंटरेस्ट की वजह से होता है. रिलेशनशिप ट्रॉमा में दो ही रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज़ विद योर पेरेंट एंड द सेकंड इज़ विद योर हस्बैंड, योर लवर. तो ये दो जो रिलेशनशिप्स होती हैं इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाते हैं और फिर उन्हें थेरेपी लेनी पड़ती है. जो लोग मुझे नहीं जानते तो लेट मी गिव माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन. I am PLR therapist and healer, and I help people to release all the emotional wounds, all the emotional pain caused by the narcissistic and toxic relationship with the help of my healing program, Soul Surgery System. तो अगर आपको एक फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया है, आप उसे क्लिक करके अपना एक सेशन बुक करा सकते हैं. तो आज जिस लव स्टोरी को मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ वो है ट्विन फ्लेम लव स्टोरी. तो ट्विन फ्लेम, तो ये जो टॉपिक है ट्विन फ्लेम का, मैंने 2019 से वर्क करना स्टार्ट किया था और तब से सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट जो आई है किसी टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करने के लिए वो ट्विन फ्लेम थी कि भई आप ट्विन फ्लेम पर बनाइए मैम. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी ने मुझे मतलब 5 साल हो गए सबको बोलते हुए कि मैम आप ट्विन फ्लेम पर आप एक वीडियो बनाइए. लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये इतना क्या बोला जाता है कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं बन रही थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलूँ. क्योंकि सबसे पहले तो मुझे खुद को ही क्लैरिटी नहीं थी. मैं कभी भी कोई भी वीडियो मैं ऐसे नहीं बना सकती जिस टॉपिक पे मेरी कमांड नहीं है, जिसको मैंने समझा नहीं है, मैं उस टॉपिक को कभी टच भी नहीं करती. मतलब कभी उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलूँगी. मैं बोलती ही सिर्फ़ उसी टॉपिक के ऊपर हूँ जो मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तभी मैं उसके ऊपर कोई वीडियो क्रिएट करती हूँ. तो आप देखते होंगे जो मेरी लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो कई-कई काफ़ी टाइम बाद आती हैं, 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद, समटाइम 3 मंथ्स के बाद. और उसके पीछे का रीज़न भी यही होता है कि अ, मैं काफ़ी सोचती हूँ बोलने से पहले ना. मैं एकदम से नहीं कुछ भी आकर के वीडियो बोल सकती. मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, सोचती हूँ कितना बोलना चाहिए, कितनी डेप्थ है, सारा रिसर्च करके उसके बाद ही मैं कोई वीडियो क्रिएट करती हूँ. तो ये जो ट्विन फ्लेम है ये सबसे पहले मुझे कब पता चला था, हालाँकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो 2019 में मैंने एज़ ए पीएलआर थेरेपिस्ट वर्क करना शुरू किया था और तब मैं सिंगल सेशंस पीएलआर के लेती थी. अब नहीं लेती हूँ. अब पीएलआर सेशन मेरे हीलिंग प्रोग्राम सोल सर्जरी सिस्टम का एक पार्ट है. पर उस वक़्त मैं ऐसे सिंगल सेशन लिया करती थी स्टार्टिंग में. तो उस वक़्त मुझे एक लड़की ने कनेक्ट करा, शायद वेस्ट बंगाल से थी, आई डोंट नो, याद नहीं है कहाँ से थी. तो उसने मुझे बोला कि मैम मुझे ना एक पीएलआर सेशन लेना है. तो जब भी कोई मुझे कहता था कि पीएलआर सेशन लेना है तो मैं उनसे पूछती थी कि पीएलआर सेशन आपको किस लिए लेना है? आपको क्या रीज़न है? तो लोग बताते थे कि हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम है या करियर इश्यू है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बताते थे. फिर वो सारी डेप्थ समझने के बाद ही मैं फिर सेशन कंडक्ट करती थी. ये पहली लड़की मेरे पास आई थी जिसने कहा मुझे कि मैम मुझे सेशन लेना है और पीएलआर सेशन के थ्रू मुझे ये जानना है कि ये जो लड़का है ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है? तो मैं सुन के बड़ी हैरान हो गई. मतलब मैंने कहा ये क्या है? एक तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये वर्ड ट्विन फ्लेम. मैंने कहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से कैसे पता चलेगा कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं? तो पहले तो मैंने उससे पूछा कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है? मुझे पता ही नहीं था. तो उसने बड़ी हैरानी से मुझे देखा कि मैम आपको ट्विन फ्लेम नहीं पता ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? तो अब मुझे थोड़ा-सा अ, मतलब मुझे फ़ील हुआ. मैंने कहा अच्छा, मतलब इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए था. लिटिल बिट आई वाज़ एम्बैरेस्ड. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ क्या होता है? उसको खुद को भी पता नहीं उसने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया ट्विन फ्लेम क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने उसे बोला कि मैं ट्विन फ्लेम तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी। मुझे ये बताओ कि तुम इमोशनली कैसा फ़ील करती हो इस लड़के की वज़ह से? तो उसने बोला मैम मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो चुकी हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ़ तो बिल्कुल ख़राब हो गई है और मैंने इस लड़के की वज़ह से अपना सारा घर-बार छोड़ कर के, क्योंकि मुझे लगा ये मेरा ट्विन फ्लेम है,
तो मैं इसके साथ भागकर मैंने शादी करी। मुझे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था और उसके बाद में इस लड़के की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई और उसने मतलब बहुत ट्रेजिक लव स्टोरी थी। और उसके बाद मतलब पहले भी उसके कुछ लव इंटरेस्ट थे, तो उसमें भी उसे लग रहा था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो मेरा तो सुन के ना दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा तुम इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में अपना इतना ज़्यादा तुम परेशान हो रही हो और तुमने अपनी लाइफ पूरी खराब करके रख ली। तो मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि भई मैं तुम्हें ये बता पाऊँगी कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है। लेकिन जो तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है ना, इसको ज़रूर मैं इसके थ्रू हील करने की कोशिश करूँगी और तुम्हें राइट गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी कि भई तुम्हें अब क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसका सेशन किया, तो उसकी जो पास्ट लाइफ मेमोरीज़ थी उस लड़के के साथ, वो भी बड़ी ट्रॉमेटिक थी। एक भी कोई भी मेमोरी ऐसी नहीं थी जो प्लीज़ेंट हो या अच्छा हो। उसने पता नहीं वो सेशन देखकर जो भी कैलकुलेट किया, एट लास्ट शी कंक्लूडेड कि नहीं, ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। पर उस सेशन के थ्रू बीइंग अ थेरेपिस्ट उसको जितना भी ट्रॉमा था वो सारा मैंने ट्रॉमा उसका रिलीज़ किया। तो सेशन के बाद में वो बहुत पीसफुल हो गई, बहुत हैप्पी हो गई और फिर मैंने उसको ढंग से समझाया। मैंने कहा कि अ, ट्विन फ्लेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने इस लड़के की वज़ह से ना अपनी लाइफ़ पूरी ख़राब कर ली है और ज़िंदगी कभी भी ऐसे किसी और के भरोसे रहकर नहीं जी जा सकती। आपको खुद ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो अब तुम फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही हो, तुम हर तरह से लाइफ में स्ट्रगल कर रही हो। तो ऐसा भी किस काम का है ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट। फिर मैंने उसे काफ़ी समझाया, मैंने कहा यू डेवलप सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो और अपने फाइनेंसेस पे वर्क करो, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करो। उसे मैंने काफ़ी समझाया तो उससे वो काफ़ी पीसफुल हो गई। उसके बाद ख़ैर वो अ, बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें आने लगी कि मैम ट्विन फ्लेम के बारे में बताइए, मैम ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम लव इंटरेस्ट क्या होता है? फिर जब बार-बार आने लगे तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या है ट्विन फ्लेम? बार-बार ये चीज़ सामने आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है चीज़ बार-बार सामने। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। जो-जो इंटरनेट में अवेलेबल थी, जो-जो चीज़ें गूगल पे जो भी करके मैंने देखा, पढ़ा और वो पढ़ के तो मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया। मतलब मैंने कहा ये क्या है, मतलब मैं तो पढ़ कर के एकदम डिप्रेस हो गई। मैं डिप्रेस हो गई। मैंने तो सब बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे ये कितना डिप्रेसिंग कॉन्सेप्ट है। एक तो वैसे भी मुझे तो क्या है, लव स्टोरीज़ अगर होती है ना तो मुझे हमेशा हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है लव स्टोरीज़ में। इसमें तो जो पढ़ो पूरा पेन ही पेन, पेन ही पेन। ल ट्विन फ्लेम लव स्टोरी इज़ अ पेनफुल लव स्टोरी, ट्विन फ्लेम लव स्टोरी इज़ अ पेनफुल लव स्टोरी। और उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आया, पता नहीं मुझे तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था। कि एक नॉर्मल लव इंटरेस्ट में और ट्विन फ्लेम के लव इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? जो-जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जो-जो उसमें साइन बता रहे थे कि ट्विन फ्लेम का मतलब साइन ये होता है, ट्विन फ्लेम मतलब अगर आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि जैसे आप अपने घर में हो, यू फील लाइक अ होम। और जो भी दिखा रहे थे मैंने कहा ये तो नॉर्मल ही होता है। जो 2 लोग जब भी एक-दूसरे से प्यार करते हैं तो जो भी वो सिम्पटम्स बता रहे थे वो तो सब नॉर्मल ही लग रहे थे। तो मुझे तो कोई ख़ास डिफरेंस लगा नहीं, लेकिन इतना कन्फ्यूज़िंग। तो उस दिन तो मुझे लगा कि पता नहीं लोग अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में। सो इट वाज़ एक्सट्रीमली कन्फ्यूजिंग, मतलब बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो नहीं कुछ समझ में आया ट्विन फ्लेम का। फिर मेरे कोचिंग प्रोग्राम में एक विमेन थी, तो उसने काफ़ी अपनी हीलिंग करी थी। बहुत उसकी भी ट्रेजेडी थी बहुत सारी लाइफ में। तो वो पूरा उसने अपनी हीलिंग करके वो एकदम अच्छी हो गई, हैप्पी हो गई, पीसफुल हो गई। उसके बाद वो अ, आई डोंट नो पता नहीं कैसे फिर से ये ट्विन फ्लेम के चक्कर में पड़ गई वो। और मुझे फिर उसने बोला कि मैम पता है मैं अभी कोई ट्विन फ्लेम कोच हैं, उनके अंडर में अभी कुछ कर रही हूँ और मेरे मेरे भी ट्विन फ्लेम हैं कोई और बड़ी पेनफुल जर्नी है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा तुम तो फिर मैंने जितना पढ़ा था इतना कन्फ्यूज़िंग था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक़्त ट्विन फ्लेम के बारे में। तो मैंने कहा तुम ज़ूम मीटिंग पे आओ, मुझे समझाओ तुम क्या है ये ट्विन फ्लेम का चक्कर। वो आई, उसने जो कुछ एक्सप्लेन किया, उसे खुद भी उसे क्लियर नहीं कि क्या है वो, लेकिन वो कर रही है। पता नहीं कहीं का कहीं, कुछ का कुछ पता नहीं बोले जा रही है। कहती है, "मैम आप भी ढूँढो ना अपना ट्विन फ्लेम।" मैंने कहा, "दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?" मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, कहती है, "मैम आप भी ढूँढो अपना ट्विन फ्लेम, सबका ट्विन फ्लेम होता है, आप भी ढूँढो, मैं भी ढूँढ रही हूँ, आप भी ढूँढो।"
बहुत बहुत मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा तुम अरे तुम लोग पागल हो क्या, तुम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम। सो समहाउ लिटरली मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं इस ट्विन फ्लेम के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं इस ट्विन फ्लेम के बारे में मैं कभी किसी को इंट्रोड्यूस भी नहीं करूंगी इस वर्ड से, क्योंकि अगर किसी ने ये वर्ड सुन लिया तो वो नेट पे सर्च करेंगे और फिर अपना ट्विन फ्लेम ढूंढने लग जाएंगे, फिर बैठे बैठाए अपनी जिंदगी में मतलब सब कुछ तहस नहस कर लेंगे। तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं इस टॉपिक के बारे में कभी नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मुझे तो कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इनफैक्ट मैंने जितनी भी ट्विन फ्लेम के बारे में सुना वो इतने ट्रेजेडी से भरे हुए थे और बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप्स थी, वेरी वेरी अब्यूजिव। until and unless I met one coach जो ट्विन फ्लेम कोच थे, एंड द वे ही एक्सप्लेन ट्विन फ्लेम, तब मुझे समझ में आया कि ओके ये है ट्विन फ्लेम। मतलब तब मुझे एक एक चीज क्लैरिटी हुई। उनका मैंने बहुत सारी चीजें मैंने उनकी स्टडी करी, और उसके बाद जो उन्होंने बताया था फिर उनकी गाइडलाइन के बेसिस पे उन्होंने जो जो चीजें बताई थी, फिर मैंने जब सारी रिसर्च करी तब मुझे समझ में आया कि यस ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं ट्विन फ्लेम, लेकिन वो नहीं जो लोग समझ रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि 70-80% से ज्यादा लोग जो खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं और वो दूसरे अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम नहीं हो रहा है बल्कि एक नार्सिसिस्ट है या सोलमेट है। या तो वो एक नार्सिसिस्ट के साथ प्यार में है या एक सोलमेट के साथ प्यार में है और उनको लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है। अगर मैं आज मैं आपको रियल बताऊंगी ट्विन फ्लेम के सिम्टम्स और साइंस, अगर आप सुन लेंगे ना तो आप कहेंगे भगवान चाहे कुछ कर लो मुझे कभी ट्विन फ्लेम से मत मिलवाना। मतलब इट्स नॉट वेरी लवी डवी एंड वेरी वेरी रोमांटिक ट्विन फ्लेम जर्नी, और वेरी क्या बोला जाए, जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट करते हैं कई लोग कि नहीं ट्विन फ्लेम मतलब आपको अब उससे यूनियन करनी है। एक बार आपको ट्विन फ्लेम मिल गया, अब आपको उसके साथ यूनियन करनी है, आपको उसके साथ शादी करनी है, और उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये हीलिंग करो वो हीलिंग करो। ऐसा कुछ भी नहीं है ट्विन फ्लेम में। तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम इन अ वेरी शॉर्ट, इन अ वेरी स्मॉल वर्ड्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप थोड़े केयरफुल हो जाओ कि वाकई में जैसे आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हो ट्विन फ्लेम है या कोई अब्यूजिव पर्सन है, नार्सिसिस्ट है या सोलमेट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट। ट्विन फ्लेम कौन है? ट्विन फ्लेम इज योर सोल। ट्विन फ्लेम आपकी सोल है, ठीक है? आप हो, आप इस बॉडी में हो और आपकी ही सोल एक और बॉडी में है, दैट इज ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम मतलब वन सोल इन टू बॉडीज, वन सोल इन टू बॉडीज। अब कुछ लोग इसको इस तरह से बोलते हैं कि सोल स्प्लिट हो गई और सोल का एक पार्ट इस बॉडी में है, सोल का दूसरा पार्ट इस बॉडी में है, ठीक है? कुछ लोग इसको स्प्लिट करके इस तरह से बताते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ कोचेस। तो ज्यादातर लोग आपको यही, ज्यादातर जितने भी कोचेस हैं वो ट्विन फ्लेम कोचेस हैं वो यही बताएंगे कि आपकी सोल स्प्लिट हो गई है और आपकी सोल का एक पार्ट इस बॉडी के अंदर है विच इज फेमिनाइन, और आपकी सोल का दूसरा पार्ट दूसरी बॉडी में है दैट इज मस्कुलाइन, ठीक है? लेकिन एग्जैक्टली है क्या? एग्जैक्टली ऐसा कोई स्प्लिट नहीं हुई है सोल, इट्स यू ओनली। आप खुद हो, आप एक बार आप एक फीमेल बॉडी में हो और दूसरा आप एक मेल बॉडी में हो, ठीक है? तो एक फीमेल बॉडी में भी आप हो और एक मेल बॉडी में भी आप ही हो। तो अब ये कैसे हो गया? ट्विन फ्लेम मतलब कि आपका ही एक रीइंकार्नेशन। हम लोग बहुत सारे रीइंकार्नेशंस लेते हैं ना हमारी सोल जर्नी में। तो देखो हम जब अर्थ पर है ना तो यहाँ पर इस तरह का टाइम रहता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हम टाइम को इस तरह से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम इसे स्पिरिचुअली देखें, एक बहुत क्या बोला जाए, अगर हम इसको स्पिरिचुअली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो टाइम जो है ना वो हर जगह अलग अलग तरह से एक्ट करता है। जैसे दूसरे रेल्म्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, वहां पे टाइम कैलकुलेशन एज कंपेयर टू अर्थ इज एंटायरली डिफरेंट।
तो जैसे जो दूसरी रेल में जैसे ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मलोक का एक दिन यहाँ के हजारों साल होता है। इस तरह की टाइम की कैलकुलेशन है। तो इसी तरह से कहा गया है कि जो टाइम है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तब तक होता है जब तक हम इसको माइंड से सोच रहे हैं, हम माइंड से देख रहे हैं, हम ईगो से देख रहे हैं, तो हम टाइम को इस तरह से डिवाइड करते हैं। अदरवाइज टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। और सोल जो है वो एक साथ, सोल जो है वो बहुत सारे जन्म ले रही है। अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह में सोल अपने लेसन्स लर्न करने के लिए बहुत सारे जन्म ले रही है। तो बाई चांस ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, मतलब ये चीज हर किसी के साथ नहीं होती, कुछ लोगों के साथ होता है। और वो ये होता है कि वो अचानक से अपने किसके सामने आ गए, वो अपने री के सामने। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, जैसे टाइम मशीन होती है, फॉर फॉर एग्जाम्पल हम पीएलआर सेशन में भी मेमोरी के थ्रू अपने आप को देखते हैं, मेमोरी के थ्रू पहचानते हैं। आपको पता है जब पीएलआर सेशन करते हैं और जब आप अपने आप को एक बॉडी में देखते हो, आपको आप अपने आप को यूं तुरंत पहचान लेते हो। मतलब आपको बिल्कुल भी आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि ये मैं हूँ कि ये मैं नहीं हूँ। जबकि आपकी बॉडी बिल्कुल अलग होती है, आपके हेयर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी आप इंडियन हो, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप खुद को देख रहे हो, तो आप फॉरेनर हो सकते हो, आप अमेरिकन हो सकते हो, आप अफ्रीकन हो सकते हो। इनफैक्ट एनिमल लाइफ टाइम में भी सोल तुरंत अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये मैं हूँ। तो होता क्या है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, वो क्या है, वो एक दूसरे के रीइंकार्नेशन है। तो जैसे हम टाइम में पीछे जाए, आज हम, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और हम 1950 में जाएं पीछे, उस वक्त मेरा जो जन्म है, आप सामने चले जाओ, एक दूसरे को देखो, तो आप रिकॉग्नाइज करोगे और आपको कितना अट्रैक्शन होगा अपने लिए। होता है कि नहीं होता है? आप अपने आप को देखोगे तो आपको एक अट्रैक्शन फील होगा ना, क्योंकि वो आप ही हो। तो ठीक इसी तरह से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप अपने, जो आपका ही रीइंकार्नेशन है, आप उसके बाई चांस, आप सिचुएशन ऐसी आई कि बाई चांस मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में बाई चांस नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ट्विन फ्लेम एक ऐसी लव स्टोरी है जो यूनिवर्स के थ्रू अ, यूनिवर्स के थ्रू गाइड होती है। मतलब इस लव स्टोरी को आप अपनी मर्ज़ी से ना रोक सकते हो, ना चला सकते हो। ये वो लव स्टोरी है जिसको रोकने वाला, चलाने वाला यूनिवर्स है, भगवान हैं, एंजल्स हैं, ठीक है? ये लव स्टोरी आपके हाथ में नहीं है। नार्सिसिस्ट के साथ आपको प्यार किया, वो आपको प्यार हुआ, वो आपके हाथ में था। आपने उस प्यार किया भी और आपने प्यार नहीं भी किया, मतलब आपके हाथ में। आप नार्सिसिस्ट से प्यार करो या आप सोलमेट से प्यार करो, वो आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और रोक भी सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम वाली लव स्टोरी है ना, ये आपके हाथ में है ही नहीं बिल्कुल भी। ये पूरी-पूरी भगवान के हाथ में होती है, भगवान को इस लव स्टोरी में सरेंडर करना पड़ता है। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि ट्विन फ्लेम क्या है? आपकी ही सोल है और आप अपनी रीइंकार्नेशन के सामने आ गए हो। ठीक है, पहली ये चीज़। नंबर 2, नंबर 2, कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि आप जिससे मिले हो वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं? तो मैंने बताया कि 3 तरह की जितनी भी सोल है, वो कभी भी अगर लव स्टोरी में जाएँगी तो 3 ही तरह की लव स्टोरी है। एक नार्सिसिस्ट के साथ, दूसरी सोलमेट के साथ और तीसरी ट्विन फ्लेम के साथ। तो अगर आपको नार्सिसिस्ट के साथ प्यार हुआ है या आपको अगर सोलमेट के साथ प्यार हुआ है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, कैसे प्यार होता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो नार्सिसिस्ट हो या सोलमेट हो, प्यार होने में कम से कम आपको 1 महीना तो लगेगा, 2 महीने तो लगेंगे। जिन लोगों की अरेंज मैरिज भी होती है ना, मैरिज तो हो जाती है लेकिन उनको प्यार होने में 2 महीने से 6 महीने तक लग जाते हैं। ठीक है? प्यार इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग ना। किसी के साथ रहना, घूमना-फिरना, मज़े करना इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, लव इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो किसी से आप प्यार करोगे तो आपको 2 महीना, 1 महीना, कम से कम 1 दिन, है ना? कुछ लोग कहते हैं ओके, पहली नज़र का प्यार था। तो ठीक है, पहली नज़र का प्यार है, लेकिन उस प्यार के बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हमको कुछ दिन
किसी किसी को कुछ कुछ दिन के लिए रात में नींद नहीं आती है, वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं, फिर अपना काम में लग जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, मस्ती करते हैं, बताते हैं कि ये मेरा लव इंटरेस्ट है, ये मेरी लव इंटरेस्ट है, इस तरह की बातें करते हैं। है ना? मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, थोड़ा बहुत होता है कि किसी को एक आध दिन रात को नींद नहीं आएगी, या उम, वो भी इसलिए क्योंकि फ़ोन पर बात कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? तो थोड़ा बहुत कुछ-कुछ ऐसा होगा और बहुत अच्छा लगेगा उनको उनके साथ। अगर हम बात करें, मतलब हर लव स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो लव बॉम्बिंग स्टेज होती है। व्हाट इज़ लव बॉम्बिंग स्टेज? लव बॉम्बिंग स्टेज जिसमें लवर्स एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं। वो गिफ्ट्स देना हो, चाहे वो मनी स्पेंड करना हो, चाहे वो बहुत प्यार से बात करना हो, मतलब उन किसी की भी पर्सनैलिटी का जो सबसे अच्छा रूप होता है ना, वो फर्स्ट लव बॉम्बिंग स्टेज में आता है। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम से सॉरी, अगर आपको नार्सिसिस्ट से प्यार हुआ है या आपको सोलमेट से प्यार हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिन बड़ा अच्छा जाएगा, यू विल बिकम वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह का आपका इस तरह से आपकी स्टार्टिंग होगी, इस तरह से आपकी शुरुआत होगी। लेकिन डू यू नो, अगर आप ट्विन फ्लेम से मिले तो क्या होगा? ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम ही बात करने के बाद और ये मैंने इसके ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम मिलने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत थॉरो रिसर्च करी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तब मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद, ये आप हैं, ये आपका ट्विन फ्लेम है, जिस दिन आप फर्स्ट टाइम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे ही आप बात करते हो, क्योंकि आप अपनी सोल के सामने आ गए हो, आप उसे नहीं जानते बिल्कुल भी, ठीक है? आपके मन में कुछ नहीं है उस इंसान के लिए, ना उसके मन में आपके लिए कुछ है, ना आपके मन में उसके लिए कुछ भी है, ठीक है? तो यहाँ आप एक-दूसरे के सामने आते हो और जैसे ही सामने आओगे आप एक-दूसरे से, दूसरे की आप बात करोगे एक-दूसरे के साथ, ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज़ दे आर योर सोल, आपकी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक बात करी कुछ नहीं फ़ील हो रहा, पर जैसे ही आपकी बात खत्म होगी और आप वापस जाओगे अपने रूटीन में, उस दिन के बाद जस्ट वन मीटिंग एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट मीटिंग? आपके 6 महीने खराब हो जाएँगे। किस चीज़ में? ऑब्सेसिव थिंकिंग। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, 6 मिनिमम 4 टू 6 मंथ तक वो ना ठीक से खा पाते हैं, वो ना ठीक से सो पाते हैं, ना वो अपना काम कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? द फर्स्ट साइन ट्विन फ्लेम का, इट इज़ ऑब्सेसिव थिंकिंग। जैसे ओसीडी में लोगों को होती है ना, वैसी ही एक्सट्रीम ऑब्सेसिव थिंकिंग। पूरे टाइम उसी इंसान के बारे में लोग दिन-रात, और कितना, ऐसे नहीं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, दिन में 3-4 घंटे सोच लिया उसके बारे में, 5-6 घंटे। इट्स लाइक 24/7, सो रहे हैं तो, उठ रहे हैं तो, काम कर रहे हैं तो। तो मैं एक पर्सन का एक्सपीरियंस सुन रही थी कि वो इतने परेशान हो गए, तो उनको एक मीटिंग लेनी थी और 100 लोगों के सामने बोलना था, एक अच्छी पोजीशन पे थे। तो वो जब वहाँ पे खड़े हुए और बोलना शुरू किया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे खड़े हुए, एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस वुमन जो उनकी ट्विन फ्लेम थी, उसका चेहरा सामने एकदम पॉप अप हो गया। ऑलरेडी होता था, देन उन्होंने उसमें फिर वो लिखा कि वो कितने परेशान हो गए कि बड़ी मुश्किल से किस तरह से वो मीटिंग कंप्लीट करी, किस तरह से उन्होंने अपना टॉपिक पूरा बोला, एंड देन ही वाज़ लाइक ओह माय गुडनेस, क्या करें? मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। और ठीक ऐसे ही मैंने एक और लेडी का एक्सपीरियंस पढ़ा कि वो मीटिंग ले रही थी ज़ूम पर, तो बैठे-बैठे वो मीटिंग में बात कर रही है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मीटिंग में एकदम से वो जो ट्विन फ्लेम है उसका फेस पॉप अप हो गया। तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, परेशान इसलिए होते हैं कि इस इंसान को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, एक इन्फॉर्मल मीटिंग थी, उसके बावजूद इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स 24/7, और ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं कंटीन्यूअस। तो ये पहला साइन है ट्विन फ्लेम का
कि उनसे मिलने के बाद आपको उनके थॉट्स आते रहते हैं ऑब्सेसिव 24/7 और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि लोग उसके लिए सोचते हैं कि मुझे तो लगता है साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मुझे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, मुझे हीलर के पास जाना चाहिए कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ? इतना परेशान हो जाते हैं। ये पहला साइन है ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत प्लीजेंट और बहुत हैप्पी और बड़ा रोमांटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान हो जाते हैं लोग, एक बीमारी की तरह लोगों को लगता है इस जब उनके संग ऐसा होता है, तो ये फर्स्ट साइन है। सेकंड साइन जो है वो है सेंसेशन, उनकी पूरी बॉडी में एनर्जी, जिसे कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं कई लोग, सेंसेशन होता है क्योंकि एकदम से एनर्जेटिकली आप अपने सोल के सामने आ गए हो, तो उससे आपके बहुत सारी बहुत सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वैसे बोला जाता है मेनली 2 चक्रा सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, वन इज़ हार्ट चक्रा एंड सेकंड इज़ सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा आल्सो। तो उन लोगों को कम से कम 5 से 6 महीने तक कंटीन्यूअस सेंसेशन रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, आइदर इन द रूट चक्र और सैक्रल चक्र, स्टमक में रहता है, जेनिटल एरिया में सेंसेशंस रहते हैं, वहाँ पेन रहता है और द पेन इज़ इन हार्ट। सिवियर पेन मतलब पेन भी इस तरह का कि उन्हें कई लोग जाकर के डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, मेडिकल डॉक्टर को, कि क्या मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई दिक्कत? या इतना सीवियर पेन होता है और पेन कंटिन्यूस रहता है और रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है। तो वो पेन किस चीज का है? क्योंकि आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो इमेजिन करो, सोच के देखो कि कोई इंसान सो के ऊपर थॉट्स वो सोच नहीं रहा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन बम्बार्डमेंट की तरह थॉट आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं उस पर्सन के बारे में। पूरे टाइम उस पर्सन की शक्ल सामने आई जा रही है। फिर कभी हार्ट में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस चलती है 5 टू 6 मंथ के लिए। तो डू यू थिंक इट्स वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस? लोग बड़े उससे कहते हैं कि मैम हमको हमारा ट्विन फ्लेम से मिला दीजिए, मैम हमको ट्विन फ्लेम से मिलना है। अरे कोई कोई ये कोई बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आप लेना चाहते हैं इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा ये पेनफुल एक्सपीरियंस है। तो ये जो है ना सेकंड साइन होता है। फिर जो थर्ड साइन होता है सिंक्रोनिसिटीज़। अचानक से बहुत सारे आपको ना नंबर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, 11 11 ट्रिपल वन, इस तरह के सिंक्रोनिसिटीज़ या उस पर्सन का नाम, कुछ ना कुछ आपको फ़ील होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ उस पर्सन से कनेक्टेड कई चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। कई बार ट्विन फ्लेम की कुछ फीचर्स भी काफ़ी कुछ मिलते हैं, आइदर दिस पर्टिकुलर एरिया, उनकी आईज़ और दिस नोज़ एंड आईज़, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये भी काफ़ी कुछ मैच करता है इन सम केसेस, नॉट ऑल द केसेस। तो एक बहुत बड़ा मिथ है ट्विन फ्लेम कोचिंग में कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपनी ट्विन फ्लेम से यूनियन करनी है, क्योंकि आपको आपके ट्विन फ्लेम से शादी करनी है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। इस वजह से ये चीज़ नहीं हो रही है। ये जो भगवान ने सिचुएशन क्रिएट करी है जहाँ आपको इतने सारे सेंसेशन हो रहे हैं, ये एक्चुअल में जो कुछ भी हो रहा है इट इज़ बिकॉज़ अ इट्स हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो भगवान चाहते हैं आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ सेंसेशंस, बिकॉज़ ऑफ ऑल दोज़ ऑब्सेसिव थॉट्स, आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं। उनको फिर बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए आपको बहुत डीपर स्पिरिचुअलिटी में जाना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होगी। तो ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जो लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी इसलिए नहीं है जैसे सोलमेट में है या नार्सिसिस्ट के साथ है कि जहाँ आपको उसके संग शादी करनी है, नहीं। ये लव स्टोरी इसलिए है ताकि आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो जाओ, नेक्स्ट लेवल पर चले जाओ, जहाँ पर आप सेल्फ लव डेवलप करो। और आपके जो क्वेश्चंस हैं कि मुझे क्यों इतना डीप अट्रैक्शन, डीप पुल फील होता है ट्विन फ्लेम के लिए, उसके पीछे एक रीज़न है। आप देखो ना, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? अगर एक्चुअल में देखा जाए, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है। सबसे ज़्यादा प्यार उसके मन में खुद के लिए होता है। ट्विन फ्लेम कौन है? आप खुद ही तो हो। यू आर द सेम। तो इसीलिए आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन होता है लोगों का
कि हाँ, नंबर 2 लोग इसलिए परेशान रहते हैं, वो पूरे टाइम सोचते रहते हैं हम अपनी ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड हैं, हम सेपरेटेड हैं, तो हमें यूनियन में आना है, यूनियन में आना है। तो आप सेपरेट कैसे हो सकते हो? आप वही तो हो, सेम सोल। तो अगर माइंड से देखोगे, डुअलिटी पे देखोगे, तो हाँ, तब होगा कि आपकी फिज़िकल बॉडी कहीं और है और आप जो आप खुद ही हो, है ना? किसी दूसरे रीइन्कार्नेशन में हो, वो फिज़िकल बॉडी कहीं और है। तो माइंड से देखोगे तो डुअलिटी है, तो आपको लगेगा ओके आप यहाँ हो, आपका ट्विन फ्लेम वहाँ है, आप अलग-अलग हो। लेकिन ये कोई मटेरियलिस्टिक लव स्टोरी नहीं है, ये स्पिरिचुअल लव स्टोरी है। और स्पिरिचुअली आप एक ही हो, यू आर वन सोल इन 2 डिफरेंट बॉडीज़, रिमेंबर दिस थिंग, यू आर वन सोल इन 2 डिफरेंट बॉडी। तो सोल तो आपकी वही है ना, और आपकी सोल वही है, इसी वजह से आप सेपरेट नहीं हो सकते, आप ऑलरेडी यूनियन में हो। ये आपको खुद को अपने अंदर रियलाइज़ करना है कि आप ऑलरेडी एक ही हो, अलग-अलग नहीं हो, आप सेपरेटेड नहीं हो, यू आर वन सोल। तो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपका पूरा वर्ल्ड तहस-नहस हो जाएगा, अप एंड डाउन। उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए, खुद को स्टेबलाइज़ करने के लिए देन यू नीड अ कोचिंग। कितने सारे ऑल्दो मैं ट्विन फ्लेम कोच नहीं हूँ, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से लोगों को उसके जो भी उनको पेन हुआ है, उसको ओवरकम करने के लिए उनको हेल्प करती हूँ, पीसफुल और हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कितने सारे ट्विन फ्लेम्स जो है मेरी कोचिंग में आकर हैप्पी और पीसफुल होकर चले गए। तो मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ जर्नी जहाँ पर आपको पीसफुल होना है, जहाँ आपको हैप्पी होना है, जहाँ आपको स्टेबलाइज़ होना है। तो वो आपको सीखना है सेल्फ लव। और जब कोई सेल्फ लव सीख लेता है, जब कोई प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीख लेता है और तब तब ही आप भगवान को सरेंडर करते हो एंड दैट इज़ द मेन पर्पस कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखो, आप हैप्पी रहना सीखो, आप पीसफुल रहना सीखो। तो जितने भी लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं, पहले तो वो सच में पहचानें कि वो ट्विन फ्लेम में है या नहीं। मैंने जो आपको ये 3 सिम्पटम्स बताए, ये 6 मंथ तक ऑब्सेसिव थिंकिंग होना, ठीक है? कि आप ना खा पा रहे हो, ना ढंग से ना सो पा रहे हो, ना आप प्रॉपर फंक्शनल हो, आप काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, दूसरा आपको बॉडी में जगह-जगह पेन्स हो रहे हैं, सेंसेशंस कंटीन्यूअस सेंसेशन रहते हैं जब आपके साथ इसी 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 6 मंथ की ड्यूरेशन में आपको ये सेंसेशंस रहेंगे बॉडी के। अगर ये बॉडी के सेंसेशंस आपके साथ आपको हो रहे हैं, अगर आपको ये सिंक्रोनिसिटीज़, ये नंबर्स दिख रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि हाँ, तब आप ट्विन फ्लेम से मिले हैं, ठीक है? अगर ये सब नहीं है, ये सब कुछ नहीं हुआ, बहुत हैप्पी-हैप्पी है, प्लीज़ेंट है, घूमने-फिरने जा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मतलब व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? तो फिर वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो वो पर्सन जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, ट्विन फ्लेम नहीं है, वो या तो सोलमेट हो सकता है या फिर वो नार्सिसिस्ट हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं। तो पहले तो आप आइडेंटिफ़ाई करें कि ये तीनों सिम्पटम अगर मैच हो रहे हैं आपके, तब तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, अदरवाइज़ नहीं मिले हो। दूसरा, ये जो तीनों सिम्पटम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा किसको अफ़ेक्ट करते हैं? ट्विन फ्लेम में भी 2 एनर्जी प्रोमिनेंट होती है। तो एक तो अ, फेमिनाइन एनर्जी होती है, दूसरी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। यानी सोल ने एक जो जन्म लिया है, उसमें उसने वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा लेकर आई है, इसलिए हम उसको फेमिनाइन कहते हैं। तो फेमिनाइन बहुत स्पिरिचुअल होती है, ठीक है? व्हेयरएज़ द मस्कुलाइन आप खुद एक मस्कुलाइन एनर्जी में लेकर जब आपने जन्म लिया है, तो मस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है? बहुत प्रैक्टिकल होती है। तो ये ज़्यादातर जो सिम्पटम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी को फ़ील होते हैं एक्सट्रीम लेवल पर, तो वैसे तो दोनों को भी हो सकते हैं, दोनों को भी दोनों तीनों सिम्पटम्स हो सकते हैं, बट जिसके अंदर फेमिनाइन पार्ट है, उसको सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। जो मस्कुलाइन पार्ट होता है, जो मस्कुलाइन होता है, वो इस तरह से सोच लेता है कि अच्छा ये मुझे लगता है इस वुमन के लिए मुझे बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। मतलब नॉर्मल जैसे नॉर्मल लड़कियों के लिए अट्रैक्शन होता है, वैसे ही वो उसको एक नॉर्मल अट्रैक्शन की तरह समझते हैं, जो मस्कुलाइन वाले पार्ट होता है, ठीक है? लेकिन जो फेमिनाइन वाला पार्ट होता है, उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ तो ये अलग कनेक्शन है, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, ये कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है? तो पहली चीज़ आप आइडेंटिफ़ाई करें, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो पहले जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए, इससे आइडेंटिफ़ाई करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। ये हो गया क्लियर? ओके। अब सेकंड चीज़, अब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया बाय चांस आप हैं, ठीक है?
जो नहीं है भैया वो तो अपना फिर देखकर चलो, क्योंकि नार्सिसिस्ट फिर आप जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, जिनको ये सिम्टम्स नहीं फील हुए हैं, अब आपने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, और वो 2 चीज़ें कि ये सोलमेट है या नार्सिसिस्ट है। ये 2 चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर नार्सिसिस्ट है तो भई पहले ही कट ऑफ कर लो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बुरी तरह खराब होने वाली है, आपके सालों-साल बर्बाद हो जाएँगे। और मैं आपको बता रही हूँ सोलमेट और नार्सिसिस्ट में जो सबसे बेस्ट लव बॉम्बिंग जो करते हैं वो नार्सिसिस्ट करते हैं, मतलब आपको बिल्कुल क्वीन की तरह फ़ील कराएँगे, ठीक है? तो आपको नार्सिसिस्ट के साथ आपको क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इमोशनल कनेक्शन। और अपनी गट फीलिंग सुनिए, क्या वो पर्सन हर बात में आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, अपने कुछ उसके इनपुट्स नहीं है। नार्सिसिस्ट को जब कोई लड़की पसंद आ जाती है और उसको पटाना होता है, तो वो उसकी कही हर बात पे हाँ में हाँ मिलाता है। और वो इतने डिल्यूज़नल होते हैं माइंड में कि उनको वो किसी भी तरह से, और प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है, नार्सिसिस्ट के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो वेट नहीं करते हैं। तो आप उस लड़के को इंतज़ार करा के देख सकते हैं कि अगर वो लड़का आपका वेट कर रहा है, तो वो सच में आपसे प्यार करता है। तो अगर वो सोलमेट होगा ना, तो अगर आपका सोलमेट है तो वो आपके लिए वेट करेगा। लेकिन अगर वो सोलमेट नहीं है, नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट 1 महीने से ज़्यादा किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ते। उनको 1 महीने लगा ये नहीं पट रही है, तो वो तुरंत दूसरी लड़की के पीछे लग जाते हैं। सो बी वेरी, वेरी केयरफुल, ठीक है? नार्सिसिस्ट से आप बच के रहें, क्योंकि अगर एक बार नार्सिसिस्ट के प्यार में पड़ गए, एक बार नार्सिसिस्ट, क्योंकि वो इतने स्किलफुल होते हैं, एक बार आप इमोशनली और मेंटली उनके साथ इन्वेस्ट हो गए ना, उन्हें एक बार पता चल गया कि भई नाउ दिस पर्सन इज़ विद मी, फिर वो आपको जो डीवैल्यू करेंगे, आपके सालों-साल खराब करेंगे। आप ऐसे जाल में फँस जाओगे कि आप हर 1 साल में सोचोगे मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, ये प लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो ऐसा करेंगे, आपको ऐसा फँसा के रखेंगे कि आप सालों-साल नहीं निकल पाओगे। तब तक जब तक कोई बहुत मेजर आप चीज़ ना हो जाए, तब कोई वुमेन डिसाइड करती है कि नहीं मुझे अब तो निकलना है। ठीक है? तो अगर आपको ये तीनों जो मैंने सिम्पटम्स बताए ये आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप जिससे आपको प्यार हुआ है वो नार्सिसिस्ट भी हो सकता है और सोलमेट भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ चेक करें, और अगर सोलमेट है तो फिर ठीक है, फिर उसके साथ आप कंटिन्यू करें अपनी लव स्टोरी व्हाटएवर इट इज़। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं ट्विन फ्लेम के चक्कर में। ओके, तो अब ट्विन फ्लेम में अब आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज़, अब आपको पता चल गया आपको ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि अब आपकी जर्नी ना एंटायरली डिफरेंट है। ये कंप्लीट सेल्फ लव जर्नी है। सेल्फ लव सीखने के लिए ही ये ट्विन फ्लेम आपके सामने आया है या आई है। तो अब आपको क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? अपनी मेंटल पीस पे काम करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। पहली चीज़, वो उसको ना चेज़ करना शुरू कर देते हैं अपने ट्विन फ्लेम को पूरे टाइम, कि उसका सोशल मीडिया चेक करना, ठीक है? और व्हाटएवर इट इज़ उसको पूरे टाइम चेज़ करते रहते हैं उसके बारे में, ठीक है? एक मिस्टेक ये करते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि उस उनको वो पेन इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि वो सोचते हैं कि मुझे किसी और रिलेशनशिप पे तुरंत चले जाना चाहिए, तो शायद मेरा ये पेन रिलीज़ हो जाएगा। तो वो मतलब उनको कोई फीलिंग नहीं है किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तो भी ज़बरदस्ती वो कोई लव अफेयर में चले जाते हैं जानबूझ के। मतलब उनको इंटरनल कोई फीलिंग नहीं है उस पर्सन के लिए, कोई कनेक्शन नहीं फ़ील होता, पर जानबूझ के उसके साथ वो अफेयर करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही मिस्टेक आपको नहीं करनी है अगर आप ट्विन फ्लेम हैं। ना तो अपनी ट्विन फ्लेम के पीछे भागिए, नंबर 1, नंबर 2, ना ही किसी लव अफेयर के पीछे जाइए। ये दोनों चीज़ आपको नहीं करनी है। मतलब कहने का मतलब है आपको सच में किसी से प्यार हुआ तो जाइए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि खराब है किसी से प्यार करना। सच में आपको किसी से प्यार हुआ है तो आप डेफिनिटली गो अहेड, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे मेरा पेन रिलीज़ करना है ट्विन फ्लेम की वज़ह से, मुझे इतना पेन हो रहा है कि चलो इस पेन को अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ट्विन फ्लेम से मुझे किसी और से मैं लव अफेयर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ये अगर आप चले गए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से ट्विन फ्लेम आपके माइंड से नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरह से आप ट्विन फ्लेम के पीछे घूमते रहोगे, उसके पीछे जाते रहोगे, उससे भी आपको कोई भी कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? सबको मारो गोली ठीक है? सब चीज़ों को साइड कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट।
आपको अपने प्रेज़ेंट मोमेंट पर फ़ोकस करना है। आपको हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जितना हो सकेगा आप जितना प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना हो सकेगा आप ना तो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचें, ना फ्यूचर के बारे में सोचें, उसके लिए आपको काफ़ी हीलिंग करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि बैठे-बिठाए तुरंत हो जाएगा। तो किसी भी अच्छे हीलर को, किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट को आप जॉइन करें और जो हीलर, जो थेरेपिस्ट आपको ये बोल के हीलिंग करा रहा है ना कि ये हीलिंग कर लो फिर ट्विन फ्लेम से आपकी यूनियन हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी हीलिंग करें, जो कुछ भी करें वो अपने अपने इनर पीस के लिए करें, अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए करें। तो जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस, इनर पीस के लिए आप हीलिंग करोगे, तो आप देखोगे कि आपके माइंड से ना अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। जो भी फालतू का कचरा है, ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ आपके माइंड से बाहर निकल जाएगा। और आप धीरे-धीरे अपने आप अपनी पीस में वापस आते चले जाएँगे एंड देन यू सरेंडर द गॉड। आप गॉड को, और जब आप इस तरह से खुद पर फ़ोकस करते हो ना 100% खुद पर, खुद की पीस के ऊपर, खुद की हैप्पीनेस के ऊपर जब आप फ़ोकस करते हो, इसी को हम कहते हैं कि आपने भगवान को सरेंडर कर दिया। अब ये भगवान के ऊपर है, अगर भगवान चाहेंगे तो कहते हैं, यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि जब कोई अपने आप अपने अपने अंदर मतलब अपनी लाइफ जीने लग जाता है ना, हैपीली खुश हो जाता है, कोई अपनी लाइफ जीने लग जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जिसे कहते हैं क्या बोला जाए कि एक हाई मेडिटेशन की स्टेज है। मेडिटेशन लोग सोचते हैं आंख बंद करके जो हम करते हैं यही मेडिटेशन है, नहीं। आंख खोल के भी जब आप स्टेबलाइज हो, आंख खोल के भी जब आप अवेयर हो इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए, तो ये भी एक मेडिटेटिव स्टेट है। तो जब आप इस मेडिटेटिव स्टेट में आ जाओगे, इस प्रेजेंट स्टेट में आ जाओगे, तब अब ये भगवान डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होना है। मतलब आपकी लाइफ में अगर भगवान को लगता है कि ट्विन फ्लेम एज़ अ पार्टनर आना चाहिए, तो भगवान ऐसे ट्विन फ्लेम एज़ अ आपको अपने पार्टनर की तरह भी आते हैं और दोनों की शादी भी होती है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम की शादियाँ होती हैं। ऐसी भी सिचुएशन है और ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पर ट्विन फ्लेम सिंपल जो आप रिलेशनशिप शेयर करते हो वैसे ही रहते हैं। मतलब आप एज़ अ फ्रेंड भी रहते हो, आप एज़ अ व्हाटएवर, अगर आपकी कोई फॉर्मल रिलेशनशिप है तो आप उस फॉर्मल रिलेशनशिप में भी रहते हो और उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपका जो रोमांटिक इंटरेस्ट होता है वो आपकी सोलमेट, मतलब आपका ट्विन फ्लेम का अपना सोलमेट रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपका अपनी सोलमेट के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप है। ये दोनों ही सिचुएशन होती है। यानी कि जब आप भगवान को सरेंडर करते हो तो भगवान डिसाइड करते हैं कि इनकी शादी करानी है या इनकी शादी नहीं करानी है। तो शादी करानी है तो शादी हो जाएगी, शादी नहीं करानी है तो नहीं होगी। लेकिन एज़ अ ट्विन फ्लेम आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। यानी कि जब 2 ट्विन फ्लेम की मैरिज भी होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, अरे वाह! ये हो गया, बड़ी शाहरुख खान वाली कोई लव स्टोरी, बहुत एक्सट्रीम कोई रोमांटिक लव स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम, जो रियल में ट्विन फ्लेम्स है ना, मैंने उन लोगों का मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ देखे, मैंने कहा ना, मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारी डीप रिसर्च करके और बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोज़ देख कर के, और कुछ लोगों से तो मैंने बात भी करी है। तब उन्होंने बोला कि वो उनका ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ़ में तब आया, मैं उनकी बता रही हूँ जिनकी मैरिज हुई है, कि जब वो लोग बहुत पूरी तरह से फुल्ली अपने अंदर सैटिस्फाइड थे, हैप्पी थे, स्टेबलाइज़ थे, बाहर प्यार नहीं ढूँढ रहे थे। ठीक है? बाहर प्यार नहीं ढूँढ रहे थे, अपने अंदर ही उन्होंने अपने प्यार को पाया, और जब उन्होंने अपने अंदर प्यार पाया, तो सिचुएशन ऐसी आई कि वो नेचुरल अपने आप उनकी, मतलब मैरिज हो गई, या अपने आप उनका वो कनेक्शन, अपने आप उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी और उनकी मैरिज हुई। ये अपने आप हुआ। कुछ कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, कुछ फोर्सफुल नहीं करना पड़ा। राइट? तो व्हाट ट्विन फ्लेम स्टोरी इज़ अ स्टोरी, आई वुड से कि ये एक एनलाइटमेंट की स्टोरी है, ठीक है? जहाँ पे कोई बहुत एनलाइटन हो जाता है अपने अंदर और वो उसके मन में खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और उस जब आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तो फिर एक तो आप भटकते नहीं हो इधर-उधर कहीं भी, है ना? और ऊपर से आप इतने अच्छी तरह से स्टेबलाइज़ हो जाते हो, स्टेबलाइज़ होकर के फिर जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा।
देखो, एक सिंपल सी बात है कि एक पर्सन है ऐसा, कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने अंदर बहुत अधूरापन महसूस करता है। एक ऐसा पर्सन है जो अपने अंदर बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील करता है। एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने अंदर हमेशा लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो वो कैसे पर्सन को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करेगा जो खुद भी बहुत इनकम्प्लीट है। फिर उसके साथ आपकी लव स्टोरी कैसी होगी? एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी। लेकिन जब कोई इंसान अपने अंदर बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील करता है, जब कोई इंसान अपने अंदर बहुत प्यार फ़ील करता है, तो वो एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करता है जिसके अंदर भी सैटिस्फैक्शन है, जिसके अंदर भी बहुत प्यार है। तो अगर आप एक परफेक्ट लाइफ़ पार्टनर चाहते हैं अपने लिए, एक परफेक्ट लवर चाहते हैं आप अपनी लाइफ़ में अपने लिए, एक परफेक्ट पर्सन, फिर वो चाहे सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, व्हाटएवर, तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। जितना आप बाहर प्यार ढूँढेंगे ना, उतने ही आपको ना डैमेज लोग मिलेंगे, बेकार लोग मिलेंगे। और जितना आप अपने अंदर खुद से प्यार करोगे ना, उतने ही राइट टाइप के लोग आपकी लाइफ में आएँगे। तो रोमांटिक रिलेशनशिप एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होती है। मैरिज एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है। एक गलत डिसीज़न आपकी पूरी मैरिड लाइफ़ खराब कर देता है। मैं आपको बता रही हूँ, आज आज के टाइम में जितनी भी शादियाँ हुई हैं ना, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, उसमें से 50 टू 60% लोग नार्सिसिस्ट के साथ हैं, ठीक है? कुछ लोग हैं सोलमेट्स के साथ, उनकी अच्छी लव स्टोरीज़ हैं, कुछ लोग हैं और बाहर से लेकिन इतना पर्दा डाला हुआ है ना लोगों ने कि अरे आइडियल फैमिली, आइडियल मैरिड कपल, लिटरली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही सोचती थी, लेकिन जब मैं चेयर पे इधर बैठती हूँ ना एज़ अ थेरेपिस्ट, सामने मेरे लोग आते हैं और जब वो ये चीज़ डिस्कस करते हैं, जब ये चीज़ बताते हैं कि कितना वो घुट-घुट के, मुझे आज भी याद है एक लेडी आई थी, वो मेरे सामने इतना रो रही थी, इतनी अच्छी लेडी थी, तो उसका हस्बैंड नार्सिसिस्ट था, उस वो तो था ही, उसके साथ उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स भी थी। पर उसने बोला कि मैम आपको पता है, लेकिन हमको ना सब लोग बहुत आइडियल कपल्स सोचते हैं, सब हर कोई सोचता है हम आइडियल कपल हैं। हमारी सोशल मीडिया पे सारी बड़ी ही लविंग, हम बस फ़ोटो खिंचाते हैं तो हम एकदम बहुत प्यार से खिंचाते हैं, लेकिन उसके बाद मेरा हस्बैंड तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। और हर कोई सोचता है कि हम बहुत आइडियल कपल है, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं कितनी दुखी हूँ अपने मन के अंदर, मतलब मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी दुखी हूँ। तो जितनी भी आप सोशल मीडिया में जो कपल्स की पिक्चर देखते हो या आप फैमिलीज़ देखते हो, नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट भी होता है जहाँ पे पूरी-पूरी फैमिली मतलब ड्रामे कर रही है कि बड़ी आइडियल फैमिली है, बड़े आपस में प्यार से रहते हैं। कोई अगर उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दे तो पता चले कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं उनके घर के अंदर, कैसे-कैसे ड्रामे चलते हैं उनके घर के अंदर, ठीक है? तो जो कुछ भी आप देखते हो, मूवीज़ में जो आप देखते हो और जो भी सोशल मीडिया पे आप देखते हो, उसमें से 70% तो फ़ेक है, बिल्कुल फ़ेक है। तो अगर आपको एक फ़ेक लाइफ़ नहीं जीनी है, एक रियल लाइफ़ जीनी है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है। अगर आपने राइट डिसीज़न लिया, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत हैप्पी जा सकती है। और अगर आपने रॉन्ग डिसीज़न ले लिया और आपने सिर्फ़ इंट्रिंसिक की जगह एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ देखी, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं लव, केयर और क्या बोला जाए, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इन्हें देखकर अगर आपने मैरिज का डिसीज़न किसी के साथ लिया है, तब आपकी मैरिड लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन इसकी जगह आपने कोई कितनी सुंदर लग दिखती है लड़की, कोई लड़का कितना हैंडसम लगता है, कोई कितने पैसे कमा रहा है, यही सब सुपरफिशियल चीज़ें देखी, किसी की कितनी अच्छी पोस्ट है, तब आपकी मैरिड लाइफ़ बहुत ही आप अनहैप्पी रहोगे और वो बहुत ही खराब चीज़ होती है। मतलब एक डुअल लाइफ जीना ना, जहाँ पे आप दूसरों को प्रोजेक्ट करते हो कि आप बहुत खुश हो और इन रियलिटी में आप बहुत दुखी हो। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत गिल्टी हूँ कि क्योंकि मैं भी जब एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में थी, तो मैं भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करती थी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ और रियलिटी में आई वाज़ वेरी सैड, आई वाज़ वेरी अनहैप्पी। तो अगर आपको डुअलिटी वाली लाइफ नहीं जीनी है, आपको एक ही लाइफ जीनी है जो हैप्पी है, स्टेबल है, तो बी वेरी, वेरी केयरफुल इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप। बी वेरी, वेरी केयरफुल कि आप किस चीज़ पे फ़ोकस करो, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ और इंट्रिंसिक वैल्यूज़। बिकॉज़ मैरिज एक ऐसी चीज़ होती है, लव लाइफ़ एक ऐसी चीज़ होती है, जहाँ पे कुछ ही टाइम बाद अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, जहाँ कुछ ही टाइम बाद आपका रोमांस और व्हाटएवर एवरीथिंग, सब कुछ आपका एंड हो जाता है। सिर्फ़ एक चीज़ बचती है, वो होता है केयर, लव एक-दूसरे के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज इज़ लाइक रनिंग अ कंपनी, एक कंपनी को रन करना।
कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको किसी एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए अच्छी तरह से देख समझ के कि वो इंसान बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, मेहनती हो, जीवन में कुछ करना चाहता हो, केयरिंग हो, लविंग हो, समझदार हो, बच्चे जैसा दिमाग ना हो उसका। तो ये सारी चीज़ें देख कर के ही आपको मैरिज का डिसीज़न लेना चाहिए। अगर आप ऐसा एक राइट डिसीज़न लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो हमेशा अच्छी रहेगी, राइट? सो ओह! दिस वाज़ ऑल अबाउट द लव स्टोरीज़। और अगर आज की मैं वैसे लव स्टोरी की बात करूँ, मैंने इसे किस फ़ेयरी टेल से कंपेयर किया है, तो वो सिंड्रेला है। तो हम जैसे देखते हैं कि सिंड्रेला एक बहुत लविंग, एक प्यारी-सी लड़की जो बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में से होके गुज़र रही है, और उसको कौन परेशान करता है, उसके खुद के फैमिली मेंबर्स उसको परेशान करते हैं। तो इसी तरह से एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, अगर हम उसको देखें तो उसकी लाइफ भी कुछ इसी तरह की होती है। वो बहुत लविंग होती है, बहुत केयरिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको बहुत हर्ट मिलती है, उसको बहुत उसके खुद के रिलेटिव्स उसको बहुत परेशान करते हैं, या क्या क्या बोले जाए, हर्टफुल बिहेवियर होता है उनका, और बहुत सारे उसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होते हैं। तो जैसे सिंड्रेला मूवी में हुआ था, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ था कि अ, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, इतनी लविंग होती है कि उसको भगवान से प्रेयर नहीं करनी पड़ती, भगवान खुद ही उसके पास आते हैं जब वो परेशान होती है। तो जब उसको उसे भी उसमें जाना था, सिंड्रेला को भी जाना था प्रिंस से मिलने के लिए, जिसमें प्रिंस ने एक अनाउंसमेंट किया था कि भई सभी लोग जितनी भी जो भी प्रिंसेस हैं, वो सभी लोग आएँ, और वो उनमें से चूज़ करेगा किससे उसको शादी करनी है। तो सिंड्रेला को भी उसमें जाना था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, और प्लस उसकी जो उसकी स्टेप मदर थी, उसने उसकी ड्रेस-वेस सब कुछ उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो वो जब बैठ के रो रही थी, अपना अलग बैठ के कि कितना लोग मेरे साथ गलत बिहेव करते हैं, उस वक़्त एंजल आई और आकर के उसको प्रिंसेस की तरह बनाया, और तब वो अपने प्रिंस से मिली। लेकिन एक क्विक मीटिंग थी उनकी, उसके बाद उनका सेपरेशन हो गया था। सेम थिंग हैपन, जिसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी सेपरेशन बोलते हैं, कि डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन से मिलती है और उसके बाद उनका सेपरेशन हो जाता है। तो एग्ज़ैक्टली वैसे सेपरेशन होता नहीं है, क्योंकि सेम सोल है। लेकिन अगर हम इस लव स्टोरी के अकॉर्डिंग भी देखें, तो फिर क्या होता है, तो भी सिंड्रेला ने क्या किया, वो सेपरेशन के बावजूद भी अपने ही लाइफ में वो फिर भी खुश थी। वो खुश रहती थी। सिंड्रेला की एक बहुत अच्छी हैबिट थी जो सभी डिवाइन फेमिनाइन्स को सीखना चाहिए। वो क्या, चाहे लाइफ में कुछ अच्छा हो, नहीं हो, उसके अंदर सेल्फ लव था, और वो अपने कामों में लगी रहकर वो हैप्पी रहती थी, और उसी वजह से फिर क्या हुआ, फाइनली वो अपने प्रिंस चार्मिंग से मिली, और उसने उसको पहचाना भी। ठीक है? तो ठीक इसी तरह से जो भी लोग ऐसे हैं, जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी हैं, जो अपने मस्कुलाइन के साथ मिलना चाहती हैं या अपने आइडियल पार्टनर के साथ मिलना चाहती हैं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो है सेल्फ लव। आप अपने आप से प्यार करिए, और जब आप अपने आप से प्यार करोगे, तो जो भी आपकी लाइफ में मस्कुलाइन एनर्जी आनी चाहिए, वो आ जाएगी। क्योंकि जितना फेमिनाइन को मस्कुलाइन की नीड है, masculine is all about financial stability. Masculine energy is all about, जिसको हम फादर ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। एक फादर का काम क्या होता है कि वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है? ठीक इसी तरह से जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, ऐसे लोग सोसाइटी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। और फेमिनाइन, उसका मेन रोल क्या है? फेमिनाइन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड टू स्प्रेड लव इन सोसाइटी। ठीक है? केयर्स, इसलिए उसको हम मदर के प्लेस पे रखते हैं कि वो सोसाइटी के लिए एक मदर की तरह रोल प्ले करती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ये जो दोनों हैं, दोनों को ही एक-दूसरे की नीड है। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन की लाइफ में किस चीज़ की कमी होती है? फाइनेंसेस की। उसे कौन कंप्लीट करता है? जब मस्कुलाइन उसकी लाइफ में आता है। मस्कुलाइन एनर्जी के आते ही फेमिनाइन की लाइफ में ऑटोमैटिकली मनी फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक इसी तरह से मस्कुलाइन की लाइफ में किस चीज़ की कमी है? लव और केयर की। जब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उसके पास आती है, तो उसकी लाइफ में लव की एनर्जी फ्लो होती है, केयर की एनर्जी फ्लो होती है, और दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं, अपने अंदर कंप्लीट फ़ील करते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं, तो ऑटोमैटिकली किसका भला होता है? सोसाइटी का भला होता है। क्योंकि सोसाइटी को ऐसी सर्विसेज़ मिलती हैं जिसमें
लोग फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं, प्लस लोगों के जो हार्ट है वो भी हील होता है, राइट? तो उसके लिए आपको पर क्या करना पड़ेगा? किसी भी डिवाइन मस्कुलाइन को या डिवाइन फेमिनाइन को, जिसको भी ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में फाइनेंसेस की कमी है, मनी फ्लो की कमी है या लव और केयर की कमी है, दे हैव टू लव देमसेल्फ एंड और उनको अपना काम अच्छे से करना है। जितनी भी फेमिनाइन है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं लव को स्प्रेड करने के लिए, सो स्प्रेड लव। आप अपना काम करिए, मन लगा के अपना काम करिए, मस्कुलाइन एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। ठीक इसी तरह से मस्कुलाइन का काम क्या है? टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप अपना काम अपने आप मन लगा के करिए, ऑटोमेटिकली आपकी फेमिनाइन आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। तो इसी मैसेज के साथ ये लव स्टोरीज ऑफ द सोल कंप्लीट होती है। तो इस पूरी सीरीज में मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बता दी है और अब आप इस नॉलेज को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ के लिए राइट डिसीजन लें, ताकि आपका हार्ट ब्रेक ना हो, ताकि आप परेशान ना हो और हीलिंग अपनी कंटिन्यू रखिए। जितना आप अपने आप को हील करोगे, उतना ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड and that's it for this series. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Namaste.